तो हेलो दोस्तों, गणेशा बिल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंतर्गत डाइपोल मूवमेंट द्विध्रुव आघूर्ण। जी हाँ दोस्तों, डाइपोल मूवमेंट द्विध्रुव आघूर्ण ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी को सीखना बनता है, सभी को जानना बनता है। तो आइए इसको हम जानते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, एक थोड़ी सी ये बेसिक बात है ना। हर कोई ये इस बात को नहीं बताता, बट मैं बता रहा हूँ, है ना, कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है, डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है, इसको बताया किसने था, इसको लाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो मेरे भाई मैं आपको बता देता हूँ। इसको जो लाने वाले वैज्ञानिक थे, जिनका नाम है पीटर डिबाय, जिनका नाम है मेरे भाई क्या, पीटर डिबाय। जो पीटर डिबाय नामक वैज्ञानिक थे, पीटर डिबाय, ठीक है, पीटर डिबाय नामक वैज्ञानिक थे। इन पीटर डिबाय नामक वैज्ञानिक जो थे, ये जो है ना द्विध्रुव आघूर्ण को, डाइपोल मूवमेंट को लेके आए थे। अब डाइपोल मूवमेंट द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, जानेंगे समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। तो पीटर डिबाय इनको लेके आए थे, और पीटर डिबाय लेके आए थे इसलिए इनको इस द्विध्रुव आघूर्ण के लिए 1936 में नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था पीटर डिबाय को, ठीक है। तो मतलब ये पीटर डिबाय द्विध्रुव आघूर्ण देखो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी खोज के लिए, इसके देने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। तो बताओ भाई, इंपॉर्टेंट तो बनता है, ठीक है। चलो अब इससे संबंधित पहले कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, ठीक है। चलो पहला कॉन्सेप्ट, अब देखो द्विध्रुव दिया है ना, मतलब दो ध्रुव। द्विध्रुव का मतलब यहाँ पर क्या होता है, दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव। और आप ये बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हो मेरे भाई कि जो आपकी केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री में ध्रुव क्या क्या होते हैं। जो आपकी केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री में ध्रुव कौन कौन से होते हैं, तो आप बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से जानते हो कि सर जो केमिस्ट्री होती है, उस केमिस्ट्री में ध्रुव दो ही होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। केमिस्ट्री में ध्रुव दो ही हैं, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। बट अगर मैं आपसे फिजिक्स की बात कर दूं, किसकी बात कर दूं भाई, फिजिक्स की बात कर दूं, तो फिजिक्स में मेरे भाई जो आपकी फिजिक्स है, इस फिजिक्स में मेरे भाई जो ध्रुव हैं वो आपके होते हैं, एक आप देखो आपको पता है ना, एक चुंबक होती है ना, चुंबक होती है, और चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक एन ध्रुव मतलब नॉर्थ, एन को मतलब नॉर्थ, एस का मतलब साउथ। तो फिजिक्स में कितने ध्रुव होते हैं? दो, जो चुंबक में होते हैं, नॉर्थ और साउथ। लेकिन केमिस्ट्री में ध्रुव कितने होते हैं? दो, एक प्लस होता है और एक माइनस। केमिस्ट्री में हम प्लस माइनस तो ही बताते हैं, कभी नॉर्थ और साउथ ध्रुव का नाम लिया? बिल्कुल नहीं लिया, ठीक है। तो ध्यान रखना है भाई कि केमिस्ट्री में कितने ध्रुव होते हैं? दो, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। चलो, तो ये दो ध्रुव जो है ना, इनसे ही बना द्विध्रुव। इनसे ही क्या बना? द्विध्रुव। इन ध्रुव जो दिख रहा है ना केमिस्ट्री में प्लस माइनस, इनसे ही बना द्विध्रुव, ठीक है। फिजिक्स में दो होते हैं, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, ये हो गया। अब ये द्विध्रुव आघूर्ण है क्या? द्विध्रुव आघूर्ण होगा किसका, ये भी बात है। तो मेरे भाई जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो अणुओं का होता है। किसका होता है भाई? अणुओं का होता है। जैसे आपको पता है H2 एक अणु है, H2 क्या है? एक अणु है, तो अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होगा, ठीक है। अब जैसे मान के चलो O2 ये भी अणु है, जैसे मैंने देख लिया H2O ये भी अणु है ना, जैसे मैंने देख लिया NH3 ये भी अणु है, मैंने देख लिया CO2 ये भी अणु है। तो द्विध्रुव आघूर्ण किसका होता है सर? अणुओं का होता है, ठीक है। किसका होता है भाई? अणुओं का होता है। अब अणुओं में अणु भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे आप देख रहे हो, है ना, ये जो आपका H2 है, इसमें समान प्रकार के दो H हैं। O2 है, इसमें समान प्रकार के कितने O हैं? दो O हैं, है ना। मतलब H2 और O2 है, ये समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना। ये जो H2 और O2 है, ये समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना, इसलिए H2O2 को हम क्या बोलेंगे? समपरमाण्विक अणु। समपरमाण्विक अणु, समपरमाण्विक अणु, ठीक है। तो ये समपरमाण्विक अणु हो गया, ठीक है। चलो, लेकिन आप इनको देखो, इन तीनों को, जैसे H2O है तो इसमें H है और O है, मतलब H अलग परमाणु है, O अलग परमाणु है। NH3 में देखो N अलग परमाणु है, H अलग परमाणु। CO2 में देखो C अलग परमाणु, O अलग परमाणु, ठीक है। मतलब ये जो आपको दिख रहे हैं, ये विषम परमाण्विक अणु हैं। कौन से हैं सर? विषम परमाण्विक अणु, विषम परमाण्विक
अणु, विषम परमाणविक अणु, ठीक है ना। चलो एक बात समझ गए, तो अणु समझ गए, तो द्विध्रुव आघूर्ण किसका होता है, अणुओं का होता है, ठीक है, अणु, ठीक है, समपरमाणविक हो सकते हैं और विषम परमाणविक हो सकते हैं, ठीक है। चलो अब एक और विशेष बात समझो, एक और विशेष बात क्या समझना है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो दो ध्रुवों से बनता है, एक प्लस से और एक माइनस से। तो जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो दो ध्रुवों से बनता है, एक प्लस से और एक माइनस से, दो ध्रुवों से बनता है, ठीक है। तो मेरे भाई जिसमें दो ध्रुव होंगे, जिसमें दो ध्रुव होंगे मतलब जिसमें प्लस और माइनस होगा उसमें ही द्विध्रुव आघूर्ण होगा, जिसमें प्लस और माइनस नहीं होगा उसमें द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा। जैसे आपका जो H2 है, अब H2 तो समपरमाणविक है, तो इसमें समपरमाणविक है तो इसमें कोई ध्रुव नहीं है, मतलब इसमें मतलब है तो देखो दो ध्रुव कब बनेंगे, जब प्लस और माइनस मिलेगा। क्या माइनस और माइनस मिलने से दो ध्रुव बन जाएंगे, नहीं, दो ध्रुव तो हैं लेकिन ये एक ही प्रकार का ध्रुव है, ठीक है, एक ही प्रकार का ध्रुव है, तो इसमें नहीं बनेगा। और प्लस रहेंगे तब भी आपका दो ध्रुव नहीं बनेगा क्योंकि एक ही प्रकार का ये प्लस है, तो ये एक ही प्रकार का माइनस और एक ही प्रकार का प्लस। तो जो समपरमाणविक अणु होते हैं या तो प्लस प्लस से बनते हैं या तो माइनस माइनस से बनते हैं। समपरमाणविक जो है वो प्लस प्लस से बनते हैं या तो माइनस माइनस से बनते हैं, इसलिए जो समपरमाणविक अणु हैं इनका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, अर्थात ऐसा कहें शून्य होता है, ठीक है। चलो लेकिन विषम परमाणविक जो अणु होते हैं वो प्लस और माइनस से बनते हैं। जैसे मान के चलो आपको पता है H पे क्या होता है प्लस, O पे क्या होता है माइनस, है ना, N पे क्या होता है माइनस, H पे क्या होता है प्लस। देखो प्लस भी मिल रहा है, माइनस भी मिल रहा है, प्लस भी मिल रहा है, मतलब जो विषम परमाणविक अणु हैं उनमें प्लस और माइनस मिलता है, मतलब दो ध्रुव मिलते हैं, इसलिए जो विषम परमाणविक अणु हैं इनका द्विध्रुव आघूर्ण जो है ना होता है, इनका होता है। अब कुछ भी होता हो वो निकालेंगे बट होता है, लेकिन समपरमाणविक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो तो ये हमारी चीजें कहानी क्लियर हो गई, आपको देखो पूरा दिमाग में प्रवेश करा देंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ठीक है। चलो अब बात है कि सर ये द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, ठीक है। तो मेरे भाई द्विध्रुव आघूर्ण, किसी बंध का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो आवेश की मात्रा, किसी बंध का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा और जो बंध लंबाई होती है, बंध लंबाई की दूरी के कैसा होता है मेरे भाई, समान गुणनफल के बराबर होता है ना, मतलब आवेश और बंध लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है, ऐसा कहें, ठीक है। तो देखो यहाँ समझाऊं, अब देखो बंध लंबाई की प्रॉब्लम पड़ेगी। जैसे मान के चलो मेरे भाई H2 है, क्या है ये H2O है, तो मेरे भाई जो H2 है कोई ना कोई बंध तो इसके अंदर होगा, कोई ना कोई बंध तो होगा। जैसे मान के चलो H2 है, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं HO और ये H, तो देखो ये बॉन्ड बन गया, मतलब बंध बन गया, ये बॉन्ड बन गया, बंध बन गया। अब जो बॉन्ड है वही तो बंध लंबाई है, जो बॉन्ड है बंध है उसकी जो लंबाई है वही बंध लंबाई है, जो बंध होता है बंध की जो लंबाई होती है वही बंध लंबाई होती है, ठीक है। जैसे मान के चलो H2 की बात करें तो H2 को अगर हम लिखें तो H सिंगल बॉन्ड H ऐसा लिख सकते हैं, तो H और H के मध्य जो बंध है वही है आपकी क्या है, बंध की जो लंबाई होती है उसे ही क्या बोलते हैं, बंध लंबाई कहते हैं। क्लियर हो गई कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ना हम इसकी थोड़ी परिभाषा पे भी बात कर लेंगे कि इसकी क्या परिभाषा बनती है, ठीक है। वैसे मैंने आपको सब समझा दिया, ठीक है ना। देखो वीडियो आपको ऐसा लग रहा होगा थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है, लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट ना आज ही क्लियर हो जाएंगे, दूसरी वीडियो अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो समझें। देखो हमने क्या द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ना है, तो किसी बंध का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो आवेश, क्या सर, आवेश तथा बंध लंबाई, ठीक है, यहाँ बंध लंबाई नहीं लिखा पाया, ठीक है, तो बंध लंबाई यहाँ लिख देना, बंध लंबाई, ठीक है, आवेश तथा बंध लंबाई, आवेश तथा बंध लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम म्यू से व्यक्त करते हैं, जो म्यू दिख रहा है ना आपको, ये म्यू से हम व्यक्त करते हैं, किसको, द्विध्रुव आघूर्ण को, ठीक है। और हमने आगे समझना है, यदि मान के चलो किसी मतलब यदि आवेश आपका ई है, आवेश को ई से ही व्यक्त करते हैं, आवेश को हम किससे व्यक्त करें, ई से, तो आवेश ई और बंध लंबाई हमने क्या मान ली, डी मान ली, ठीक है। तो म्यू का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई इंटू टी, क्योंकि इसने खुद बोला है आवेश और बंध लंबाई के गुणनफल, तो ये बन गया, कोई दिक्कत। चलो मात्रक निकालेंगे। अब एक विशेष बात को समझो, केमिस्ट्री में हमेशा CGS मात्रक चलते हैं, फिजिक्स में SI मात्रक चलते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में CGS मात्रक चलते हैं। तो अगर हम आवेश मात्रक निकालेंगे तो जो आवेश है, आवेश का मात्रक होता है ESU,
ठीक है, इशू जिसे हम बोलते हैं इशू, ठीक है, और डी दूरी का क्या होता है सेंटीमीटर, ठीक है। तो इशू और सेंटीमीटर जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, डिबाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिबाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिबाई बन जाएगा। डिबाई मतलब डी। देखो उसने बोला ना पीटर डिबाई, डिबाई कोई डिबाई में चेंज कर दिया, ठीक है ना, प्रसिद्ध हो गए थे ना भाई, ठीक है। तो ये डिबाई, डिबाई मतलब डी। और एक बात और आपको बता देते हैं कि जो एक डिबाई होता है, एक डिबाई होता है 10⁻⁻8 इशू इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है इसका मात्रक क्या होता है, डिबाई होता है। डिबाई याद रखना, क्योंकि इशू इंटू सेंटीमीटर नहीं रखना, वो नहीं होगा। डिबाई याद मतलब दवाई, दवाई से रख लेना याद, है ना। जो दवाई है ना, दवाई मतलब डिबाई, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख नहीं रहा, थोड़ा यहाँ लिख दे रहे हैं। एक डिबाई बराबर क्या होता है, एक डिबाई बराबर 10⁻⁻8 10⁻⁻8 इशू इंटू सेंटीमीटर। ये हो गया, क्लियर हो गया, यहाँ समझ गए, ठीक है। अब एक और विशेष चीज़ समझना है। विशेष चीज़ आपकी ये है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है ये दैशिक राशि है, मतलब ये वेक्टर राशि, सदिश राशि है। वेक्टर मतलब सदिश होता है ना भाई, वेक्टर आप फिजिक्स में पढ़े होगे ना, वेक्टर फिजिक्स में पढ़ोगे, मतलब ये दैशिक एक सदिश राशि है, ठीक है। तो आप यहाँ एक चीज लिखेंगे, यह है दैशिक राशि है, दैशिक, एक सेकंड, ये दैशिक मतलब वेक्टर राशि है, मतलब दैशिक राशि है, एक सदिश राशि है। दैशिक मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब क्या होता है, सदिश, मतलब ये सदिश राशि है, ठीक है। अब सदिश है तो सदिश की कोई दिशा होती है, आप जानते हो ना, सदिश है तो सदिश की क्या होती है, कोई ना कोई दिशा होती है। तो यह दैशिक वेक्टर राशि है जिसकी दिशा धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। इस विशेष बात को भी आपको याद, यहीं से तो चीजें क्लियर कर पाओगे। अगर इस विशेष पॉइंट को पकड़े तो यहां से चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये क्या है, ये दैशिक राशि है, वेक्टर राशि है, जिसकी दिशा धनात्मक आवेश से कहां की ओर होगी, हमेशा ऋणात्मक आवेश की ओर होगी, है ना। और इसे तीर, मतलब देखो इसको इस वाले तीर से व्यक्त करते हैं। देखो ये आपका जो तीर होगा इष्ट, और यहाँ आपको इस तीर को क्या करना है, काटना है। इसके तीर को क्या करना है, यहाँ पर काटना है, ठीक है। तो इसको याद रखोगे आप, बोलो सब याद रख पाओगे। इसे तीर से व्यक्त करते हैं, मतलब इस वाले तीर से इसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। चलो क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे चीजें हम अणुओं के जो द्विध्रुव आघूर्ण है उनको निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो देखो पहले तो हम एक नोट लिखा देते हैं। नोट क्या होगा, नोट ये है कि समपरमाण्विक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, ठीक है। जैसे ये समपरमाण्विक अणु कौन कौन से हैं, जैसे आपका H2 है, समपरमाण्विक है। जैसे आपका O2 है, Cl2 है, I2 है, ये समपरमाण्विक है। तो इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि इसमें दो ध्रुव नहीं बनते, एक प्लस और एक माइनस, दो ध्रुव नहीं बनते, इसलिए इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। किनका, समपरमाण्विक। देखो ये समपरमाण्विक या तो प्लस से बनेंगे या तो माइनस से बनेंगे, है ना। तो ये समान है ना, तो इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। और शून्य होने के कारण जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है वो अध्रुवीय होते हैं। कैसे होते हैं भाई, अध्रुवीय होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अध्रुवीय होते हैं। जिनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, अध्रुवीय। और वो आपके कैसे होते हैं भाई, सममित होते हैं। कैसे होते हैं, सममित, ठीक है। इस बात को भी याद रखना, ठीक है।
तो ध्यान रखना जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है वो क्या है, आध्रुवीय और सममित। और द्विध्रुव आघूर्ण शून्य किसका होगा, जो समपरमाणविक अणु हैं उनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा भाई, शून्य होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है ना। कभी भी आ जाए कि बोल दे कि Br2 का द्विध्रुव आघूर्ण क्या है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो शून्य, क्योंकि ये समपरमाणविक अणु है। ठीक है, अब बात आती है असम जो विषम परमाणविक अणु है इनका द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालें। तो बस हम इस लाइन को हटा रहे हैं, ठीक है, यहाँ जो चीजें लिखी हैं इनको हम हटा रहे हैं। ठीक है, चलो ओके। तो देखो अब हम क्या करेंगे, जो विषम परमाणविक अणु है उनका द्विध्रुव आघूर्ण जो है ना निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नोट नंबर 2 है। ठीक है, विषम परमाणविक अणु, ठीक है, पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे विषम परमाणविक अणु है हमारा CO2, क्या है CO2, ये विषम परमाणविक है। अब हमें बताना है कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो सबसे पहले क्या करो भाई, इसको आप तोड़ के लिखो। क्या करो भाई, तोड़ के लिखो। अगर हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो देखो C और O है, तो ये आपका C और ये आपका O। अब ये सर डबल बॉन्ड क्यों लगाया, कि डबल बॉन्ड बैलेंस ही लेगा। आपको पता है ना ऑक्सीजन पे 2- होता है मेरे भाई, जिसको बता, जैसे मान के चलो हाइड्रोजन पे 1+ होता है, मतलब हाइड्रोजन एक बॉन्ड रखे, जिस पे जितना प्लस होगा जितना माइनस होगा वो उतने बॉन्ड रखेगा। जैसे इस पर 1+ है मतलब एक बॉन्ड रखेगा। जैसे Mg है, Mg पे 2+ है मतलब ये 2 बॉन्ड रखेगा। ऊपर 2- है मतलब 2 बॉन्ड। देखो माइनस और प्लस से मतलब नहीं रहता, संख्यात प्लस माइनस से मतलब नहीं रहता, उस पर कितना आवेश है उतने बॉन्ड होंगे। जैसे H है 1+ है तो 1 बॉन्ड, 2+ है तो 2 बॉन्ड, 2- है तो 2 बॉन्ड। यहाँ प्लस और माइनस से मतलब नहीं है, 2 है तो ये 2 मतलब 2 बॉन्ड, 3+ है 3 बॉन्ड, 3- है 3 बॉन्ड। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, कार्बन पे 4- 4+ होता है इसलिए 4 बॉन्ड। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब देखो द्विध्रुव आघूर्ण, अब यहाँ समझ गए ना। अब हमने देखो क्या बताया, द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ से कहाँ की ओर होता है, द्विध्रुव आघूर्ण धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होता है। तो देखो अगर हम देखें C और O में धनात्मक कौन है, तो C और O में धनात्मक कौन है, प्लस है, और ऋणात्मक कौन है, O है, क्योंकि O का ऋणात्मक आवेश क्या होता है, ज्यादा होता है, और ऋणात्मक आवेश ज्यादा होता है। देखो C पेरियोडिक टेबल में देखें तो C इधर कहीं है, O इधर कहीं है, मतलब C के बाद में है ना O। ठीक है, तो O का ऋणात्मक आवेश ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ से कहाँ की होगा, यहाँ से यहाँ की ओर होगा ना, है ना। ठीक है, ये हमने साइन बना दिया। और यहाँ पर ये इसका द्विध्रुव आघूर्ण ये यहाँ से यहाँ की ओर होगा। देखो ये भी तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण ये इस O का अलग होगा और इस O का अलग होगा, क्योंकि सबके अलग अलग होंगे ना, ऋणात्मक आवेश की ओर होता है। देखो दोनों की दिशाएं अलग अलग है तो अलग अलग बताना पड़ेगा। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ की ओर होगा और इसका द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ से कहाँ की ओर होगा, यहाँ की ओर होगा। कर गए, समझ गए ना। अब देखो जितना द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ से यहाँ की ओर है उतना ही द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ से यहाँ की ओर है, क्योंकि दोनों हैं O हैं, दोनों क्या है O हैं, तो दोनों के द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ से जितना यहाँ की ओर है उतना ही यहाँ की ओर होगा, मतलब दोनों के द्विध्रुव आघूर्ण लगभग क्या हो जाएंगे, बराबर। और जब बराबर हो जाएंगे तो ये वाला द्विध्रुव आघूर्ण इस वाले द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कर देगा, कैंसिल। इसलिए म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर कोई भी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं मिलेगा, जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, तो ये कट जाते हैं। ठीक है, देखो दो द्विध्रुव आघूर्ण के तीर करते हैं। देखो अगर द्विध्रुव आघूर्ण का तीर इस तरफ है और एक द्विध्रुव आघूर्ण का तीर इस तरफ है तो वो कट जाते हैं और शून्य हो जाते हैं। और दूसरा कंडीशन का, एक द्विध्रुव आघूर्ण का तीर इस तरफ है और एक द्विध्रुव आघूर्ण का तीर इस तरफ है तो वो भी कट जाते हैं, वो भी शून्य हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला जो तीर है वो कट जाता है, यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कट गया, शून्य हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब कट गया तो ये क्या हो गया, आध्रुवीय। क्या हो गया, आध्रुवीय। ठीक है, आध्रुवीय, ये आध्रुवीय है मतलब ये सममित है। आध्रुवीय है मतलब क्या है, ये सममित है। ठीक है, क्या है, सममित। और एक और बात, इसकी संरचना कैसी आई है, देखो रेखीय आई है। कैसी आई है, रेखीय। तो संरचना क्या बन गई इसकी, रेखीय बन गई। क्या बन गई, रेखीय बन गई। क्लियर है, चलो आगे बढ़ेंगे। चलो अगला है हमारे पास BeCl2। ठीक है, चलो बनाओ। एक B है तो एक B, Cl कितने हैं, 2, ये Cl और ये Cl। ठीक है, अब द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ होगा, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होगा। तो यहाँ ऋणात्मक ये है और यहाँ ऋणात्मक ये है, तो ये द्विध्रुव आघूर्ण इसका कहाँ की ओर होगा, यहाँ से यहाँ की ओर। ठीक है, और इसका द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ से कहाँ की ओर होगा, यहाँ से यहाँ की ओर। तो देखो जितना वहाँ की ओर होगा उतना ही यहाँ की ओर होगा, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, मतलब कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो मतलब द्विध्रुव आघूर्ण क्या आ गया, शून्य। तो BeCl2 का द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होता है, शून्य। और इसकी भी संरचना कैसी होती है, रेखीय होती है। कैसी होती है, रेखीय होती है, क्योंकि एक रेखा ही तो बनी, तो क्या हो गई
गई, रेखीय हो गई, ठीक है। और ये भी क्या है भाई, आध्रुवीय है, ठीक है। कैसा है भाई, आध्रुवीय। तो विशेष बात को समझना, ठीक है, समझते चलना। अब आगे हम और भी एग्जाम्पल आपको करा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है तीसरा, CCl4। ये CCl4 है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है वो चेक करना है। तो सबसे पहले इसको हमें क्या करना है, तोड़ के लिखना है। तो ये आपके पास Cl कितने हैं, 4, एक Cl इधर लिख दो, एक Cl इधर लिख दो, एक Cl इधर लिख दो और एक Cl इधर लिख दो। क्लियर, ठीक है। अब द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे तो देखेंगे, तो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका देखो Cl मतलब C प्लस है और Cl माइनस है, तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ से यहाँ की ओर होगा, ठीक है। और इसका द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ से यहाँ की ओर होगा, क्योंकि ये माइनस की ओर होता है ऋणात्मक सिरे की ओर, ठीक है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ से यहाँ की ओर होगा और इस ऊपर वाले का यहाँ से यहाँ की ओर होगा। बोलो सही बात है, ठीक है। अब यहाँ समझना, देखा, अब यहाँ थोड़ा सा 1 मिनट समझना। देखो यहाँ की ओर है और यहाँ की, तो यहाँ वाला यहाँ वाले से कट जाएगा और ऊपर वाला नीचे वाले से कट जाएगा। बोलो सही बात है। अब ये कट जाएंगे तो द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब ये क्या है, आध्रुवीय है। कैसा है भाई, आध्रुवीय, ठीक है, आध्रुवीय। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला बढ़ो, 5वें पे बात करो, ठीक है। आगे हम बात करेंगे द्विध्रुव आघूर्ण और निकालेंगे, ठीक है। चलो, अब जैसे हमारे पास एक यौगिक और ले रहा है, एक यौगिक, तो यहाँ क्लियर हो गया है। आगे हम और सीखेंगे चीज़ों को। जैसे मेरे पास एक यौगिक है CHCl3, ये हमारे पास एक यौगिक है, हमें इसका द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ये C है, H, ये हमने H लिख लिया, Cl3 है तो एक Cl इधर लिख लिया, एक Cl इधर लिख लिया, एक Cl इधर लिख लिया। क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे, तो हमें पता है द्विध्रुव आघूर्ण प्लस से माइनस की ओर होता है, ऋणात्मक की ओर होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये आपका ऋणात्मक इस तरफ है तो ये इस तरफ होगा, और इसका इस तरफ है तो ये इस तरफ होगा, ठीक है, और इसका इस तरफ होगा। बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे H है और ये C है, तो C और H में ज़्यादा ऋणात्मक कौन होता है, C होता है। क्यों, हमने देखा है कि अगर हम पेरियोडिक टेबल बनाते हैं तो पेरियोडिक टेबल में H वहाँ होता है, वहाँ इस तरफ होता है, और C इधर होता है, तो ऋणात्मक कौन होता है, C होता है। तो हमें पता है द्विध्रुव आघूर्ण धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होगा। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे, इसमें कैसे हो गया, तो भाई C और Cl में Cl ऋणात्मक ज़्यादा था, लेकिन इन H और C में C ज़्यादा ऋणात्मक है, तो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो ऋणात्मक सिरे की ओर होगा, होता ही है, ठीक है। तो इसका कहाँ की ओर होगा, यहाँ से यहाँ की ओर। समझ गए। तो देखो आप समझना चीज़ों को, ये यहाँ वाला यहाँ वाले से कट गया, यहाँ वाला यहाँ वाले से कट गया, मतलब ये वाला और ये वाला तो कट गया, तो यहाँ तो मिलेगा नहीं। बट यहाँ देखो मिल रहा है, ये भी नीचे की ओर है और ये भी नीचे की ओर है, मतलब यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण मिल रहा है। मतलब CH जो Cl3 है इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा, मतलब इसका द्विध्रुव आघूर्ण नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा। 0 नहीं होगा मतलब कुछ ना कुछ होगा। तो भाई क्या होगा, तो वो क्या होगा, तो उसके लिए आपको ये सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब E आपको मिलेगा और D मिलेगा, तब जाके आप ये काम कर पाओगे। E और D मिलेगा तब जाके ये काम कर पाओगे, और जब E और D मिलेगा तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा वो ऐसा नहीं मिलेगा कि आप म्यू एग्जैक्ट निकालो। अगर एग्जैक्ट बोलेगा तो E और D की वैल्यू देगा, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे आता है, किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और किसका कम है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको अधिक या कम के बारे में पूछा जाएगा तो आप बता ही दोगे, ठीक है। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू को पूछेगा तो E और D आपको दे के रखेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ मिलेगा। समझ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन अप्लाई करते हैं आपके ऊपर। क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आपको 3 अणु दिए हैं और इसमें से पूछा है किसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है ना वो अधिक होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। निकालते हैं, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं होगी, ठीक है। देखें आगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये C है, तो ये रहा C, ठीक है। H है 2 है, एक H यहाँ लिख दो, एक H यहाँ लिख दो, ठीक है। Cl है 2, एक Cl आप यहाँ लिख दो, एक Cl आप यहाँ लिख दो। देखो आपका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होगा, तो इसमें यहाँ से यहाँ की ओर होगा कि नहीं, और यहाँ से यहाँ की ओर होगा कि नहीं, बिल्कुल। और इसमें यहाँ से यहाँ की ओर होगा, ठीक है। और इसमें
यहाँ से यहाँ की ओर होगा, क्योंकि धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है। तो देखो यहाँ पर देखो, हमने आपको बताया था ये वाले तो कट जाएंगे, क्योंकि हमने देखा था कि ये वाला इस टाइप से और इस टाइप से हो तो वो कट जाते हैं, या फिर इस टाइप से और ऐसे हो तो वो कट जाते हैं। तो ये तो आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, तो यहाँ तो द्विध्रुव आघूर्ण नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ और यहाँ मिलेगा, मतलब यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा, मतलब दो जगह द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर मिल रहा है। कितनी जगह? दो जगह। ठीक है, चलो कुछ ना कुछ होगा यहाँ पर। ठीक है, अब वो कितना होगा? दो जगह मिल रहा है तो कुछ होगा, वो देखेंगे अभी। ठीक है, अभी इस पर बात करो। ये क्या है? सी एच एक है, ये एच सी एल कितने हैं? 3, ए सी एल, ये सी एल और ये सी एल। ठीक है, चलो यहाँ देखेंगे तो यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ से यहाँ की ओर, यहाँ से यहाँ की ओर, यहाँ से यहाँ की ओर, और यहाँ से यहाँ की ओर। तो देखो ये वाला और ये वाला तो कट जाएंगे, ये वाला और ये वाला कट जाएंगे, बट ये वाला मिलेगा। इसकी दिशा भी नीचे की ओर है और इसकी दिशा भी नीचे की ओर है, मतलब एक ही दिशा में मिल रहा है, एक ही दिशा में। देखो इसमें कितनी दिशाओं में मिल रहा था? 2 दिशाओं में, और इसमें कितनी दिशाओं में? एक ही दिशा में मिल रहा है, मतलब इसका ज़्यादा होगा और इसका क्या होगा? कम होगा। अब इस पे बात कर लो। ठीक है, तो सी, यहाँ सी एल, यहाँ सी एल, यहाँ सी एल और यहाँ सी एल। ठीक है ना, तो देखो यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ वाला कट जाएगा, ऊपर वाले से नीचे वाला कट जाएगा, मतलब म्यू इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा? 0। तो सबसे कम किसका हुआ? CCl4 का। इससे ज़्यादा इसका, इससे ज़्यादा इसका। तो ये चीज़ आप समझ ही गए होंगे, क्लियर हो गया? ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को लाइक करें मेरे भाई, है ना, एक बार वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। ठीक है, यहाँ से अभी हमें कुछ यौगिक और रह गए हैं जिनका हमें करना है। ठीक है, चलो, तो यहाँ 2 दिशाओं में मिला था ना, कितनी दिशाओं में? 2, एक यहाँ और एक यहाँ, और इसमें एक ही दिशा में मिला था, यहाँ कहीं नहीं मिल रहा, सबसे ज़्यादा इसका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, HF है, HCl है, HVr है और HI है। इन तीनों के द्विध्रुव आघूर्ण हमें क्या करना है? निकालना है। किसका ज़्यादा किसका कम ये बताना है। तो मेरे भाई आपका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो आवेश के ऊपर निर्भर करता है, जिसका जितना ज़्यादा आवेश होगा उतना ज़्यादा द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो हमें पता है कि ये जो दो तत्व हैं वो किस टाइप से रहते हैं। अगर हम पेरियोडिक टेबल में देखें तो सबसे पहले कौन रहता है? F रहता है, फिर कौन रहता है? Cl, फिर कौन रहता है? Br, फिर कौन रहता है? I। तो हमें पता है सबसे ऊपर कौन रहता है? F, और ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो आवेश का मान क्या होता है? घटता है। आवेश का मान क्या होता है? घटता है। तो सबसे ज़्यादा ऋणी कौन है? F, और सबसे ज़्यादा ऋणी F है, इसलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज़्यादा होगा। फिर उससे कम इसका, उससे कम इसका, ऐसे करके आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, ऋणात्मक आवेश जिसका ज़्यादा होगा उसका द्विध्रुव आघूर्ण अलग होगा, ये अलग टाइप का मिल गया। ठीक है, चलो अगला देखो। जैसे हमसे बोला है H2O का द्विध्रुव आघूर्ण निकालो, तो देखोगे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये H2O है, ये आपका O है, ये आपका H है और ये आपका H है। ठीक है, निकालें द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखो द्विध्रुव आघूर्ण प्लस से कहाँ की ओर होता है? माइनस की ओर होता है। तो अगर हम इसका द्विध्रुव आघूर्ण निकालें तो ये माइनस है ना, तो ये यहाँ से यहाँ की ओर होगा। ठीक है, और इसका यहाँ से यहाँ की ओर होगा, होगा कि नहीं? देखो यहाँ से यहाँ की ओर और इसका यहाँ से यहाँ की ओर। अगर हम देखें तो देखो, एक सेकेंड, इसको हम ओवरऑल अगर थोड़ा सा लंबा करके बनाएं तो देखो ये जो है इसकी दिशा अलग है, और ये जो है, एक सेकेंड, ये है इसकी दिशा क्या है? अलग है। दोनों की देखो, ये यहाँ की ओर है और ये यहाँ की ओर है, दोनों की दिशाएं अलग अलग है, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा, कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं? ठीक है, अब हम ज्यों कहते हैं इनको बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ से यहाँ की ओर और यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ से यहाँ की ओर, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण क्या भाई? मिलेगा, मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ पर ये क्रॉस नहीं हो रहा है, क्रॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा, मतलब होता है कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण। और H2 की संरचना को आप ऐसे ही बनाना। कैसे बनाना? जो दिख रही है इस टाइप की, ये कोणीय है। कैसी है भाई? कोणीय है। तो ये आपकी कोणीय है। क्या है? कोणीय है। यहाँ कुछ द्विध्रुव आघूर्ण मिलता है, तो वो कितना मिलता है मैं वैसे आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे मैं इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है ना आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मिलता है 1.84 डिवाई, 1.84 डिवाई। ठीक है, इसकी संरचना क्या आती है भाई? कोणीय आती है। कैसी आती है? कोणीय आती है। ठीक है, ऐसे ही हम NH3 का देखेंगे तो ये आपका N रहा, ये एक H, ये एक H और ये एक H। ठीक है, अगर हम द्विध्रुव आघूर्ण देखें तो ऋणात्मक कौन है भाई? N है, तो ये यहाँ से यहाँ की ओर होगा, ये यहाँ से यहाँ की ओर होगा।
ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ की ओर होगा, तो यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा, मतलब मिलेगा। और NH3 की भी जो संरचना है, NH3 की जो संरचना है वो देखो पिरामिडीय बन जाती है। कैसी बन जाती है, पिरामिडीय, ठीक है, ये पिरामिड टाइप की बन जाती है। तो ये पिरामिडीय बन गई, यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण होगा और इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, इक्वल टू 1.46 डिवाई 1.46 डिवाई। तो ये याद रखना आपको, ठीक है, ये चीज़ में आप क्या करोगे सर, याद रखोगे, ठीक है। तो यहाँ द्विध्रुव NH3 का होता है। और एक और बात बता देता हूँ, जो NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण होता है और H2, तो H2 का क्या होता है ज़्यादा, NH3 का क्या होता है कम। बस एक चीज़ और बच गई है, ठीक है, उसको भी मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हो। ओके भाई, चलो आगे बात करें। हमारा अगला क्वेश्चन बच गया है सर VF3, ठीक है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो इसको तोड़ेंगे, तो देखो ये रहा हमारा B, ये रहा हमारा F, ये एक F हमारा ये रहा और एक F हमारा ये रहा, ठीक है, ऐसे बना लिया। तो अगर हम देखें द्विध्रुव आघूर्ण को, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ से यहाँ की ओर होगा और इसका द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ से यहाँ की ओर, इसका द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ से यहाँ की ओर, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो म्यू है और यहाँ पर भी क्या है, म्यू है और यहाँ पर भी क्या है, म्यू है। ये द्विध्रुव आघूर्ण देखो, यहाँ पर अगर देखें ऊपर की ओर द्विध्रुव आघूर्ण है और ये दोनों द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, नीचे की ओर। लेकिन अगर हम देखो, हमें पता है ये दैशिक है, क्या है ये दैशिक, क्या है ये दैशिक है, सदिश है। तो अगर हम इन दोनों का वेक्टर निकालें, इन दोनों का हम सदिश निकालें, तो देखो आपको ये सूत्र पता होगा कि अगर आपके पास दो सदिश होते हैं आपके पास A वेक्टर और आपके पास B वेक्टर, अगर इन दोनों का आपको परिणामी सदिश निकालना है, तो परिणामी सदिश क्या होता है, R होता है, ठीक है। निकालना है तो आप क्या करते हो, A का स्क्वायर करते हो, फिर B का स्क्वायर करते हो, फिर AB लिखते हो, फिर cos थीटा। तो मतलब अगर हम देखें दो आपके पास वेक्टर हैं, उनका अगर परिणामी वेक्टर निकालना है, तो परिणामी सदिश निकालना है, तो ये सूत्र लगाते हो, है ना। तो देखो ऊपर अगर हम इन दोनों का निकालें परिणामी, तो इन दोनों का हम परिणामी निकालेंगे, तो देखो ना आप समझा, इन दोनों का परिणामी निकालें तो A की जगह क्या है म्यू और B की जगह भी क्या है म्यू, इनका निकालना ना। तो अगर हम A की जगह म्यू, तो ये म्यू स्क्वायर रख दें और B की जगह भी क्या रखें, म्यू, तो ये म्यू स्क्वायर प्लस AB मतलब म्यू म्यू, तो म्यू म्यू क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर और कॉस, ठीक है। बट यहाँ एंगल जो बनेगा वो प्रत्येक एंगल कितने का होगा, 120 का होगा। कितने का होगा, 120 का। देखो ये समबाहु त्रिभुज बन गया ना, ठीक है, तो 120, ठीक है। तो ये आपका म्यू स्क्वायर और ये भी क्या है आपका म्यू स्क्वायर और ये भी आपका क्या है म्यू स्क्वायर। बट कॉस 120 का मान कितना, ओ सॉरी प्लस है यहाँ, ठीक है, -1। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये म्यू स्क्वायर है, ये भी म्यू स्क्वायर है और ये देखो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस म्यू स्क्वायर, म्यू से म्यू कैंसिल, अंडर रूट के अंदर क्या बचा, म्यू स्क्वायर। म्यू स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, म्यू। मतलब इन दोनों का परिणामी भी क्या मिल जाएगा, म्यू। तो इन दोनों का परिणामी जो म्यू मिल गया, जिसकी दिशा कहाँ की ओर होगी, नीचे की ओर, और ये वाला म्यू ऊपर की ओर है, तो नीचे वाला ऊपर वाले से कट जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा, शून्य जाएगा। क्या जाएगा, शून्य। तो यहाँ पर जो VF3 है इसका भी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य, मतलब ये भी आधार है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा द्विध्रुव आघूर्ण वाला जो कॉन्सेप्ट था वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। एक बार दिल से वीडियो को लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।